ये कहानी यमन के एक छोटे से गांव में रहने वाली 10 साल की लड़की की आप बीती है। सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी ने ना जाने कितने ही यमन की लड़कियों की जिंदगी बदल दी। तो आइए हम सुनते हैं नुजुम की कहानी, जो सिर्फ 10 साल की है। और कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसी कहानियां रोज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम नुजुम को एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए देखते हैं। तभी उसकी माँ ने अपने आंचल की गठरी खोलकर उसे कुछ पैसे देते हुए बाजार से रोटी लाने के लिए कहा। नुजुम भी उठकर अपना बुर्का ठीक करती है और घर से बाहर निकलने लगी। तभी उसके शौहर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए घर से बाहर निकल गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये 10 साल की लड़की नुजुम शादीशुदा है। वो रोटियां खरीदने बाजार पहुंचती है। थोड़ी देर बाद जब दुकानदार ने उससे पैसे मांगे, उसे कोई घटना याद आ गई और वो बिना रोटियां लिए ही वहां से निकल गई। इसके बाद वो सड़क पे आकर खड़ी हो गई और हाथ दिखाकर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती है। तभी एक टैक्सी आकर उसके इशारे पर रुकती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर बैठने गई, पीछे से आदिल ने आकर उसे रोक लिया और टैक्सी को वहां से जाने को कहा। आदिल उसके शौहर का नाम है। नुजुम किसी तरह उसे अपना हाथ छुड़ाकर यमन की बाजार की गलियों में भाग रही है। आदिल भी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत तक वो आदिल से अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। अब की बार वो फिर एक टैक्सी को रोककर उस पर चढ़ते हुए कहती है कि उसे कोर्ट जाना है। ड्राइवर हैरानी से उसकी तरफ देखता है और फिर गाड़ी कोर्ट की तरफ मोड़ देता है। कोर्ट पहुंचने के बाद नुजुम ने गाड़ी का किराया चुकाया और गाड़ी से उतर गई। वहाँ चारों तरफ लोगों की बहुत भीड़ है। जगह जगह पर चेकिंग भी हो रही है। नुजुम किसी तरह हिम्मत जुटाकर कोर्ट के दरवाजे के अंदर तक गई और अनजाने में वो एक औरत से टकराकर जमीन पर गिर गई। उस औरत ने उसे उठाते हुए पूछा, तुम अकेली आई हो क्या? तुम्हारे साथ और कोई नहीं? तुम्हारे घर वाले कहाँ है? नुजुम बोली कि वो अकेली आई है। फिर औरत ने पूछा, तुम यहाँ किसे ढूंढ रही हो? नुजुम बोली, मुझे एक वकील की जरूरत है। ये सुनकर औरत थोड़ा सोच में पड़ गई और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और उसे लेकर अदालत के अंदर गई। वहाँ पर एक वकील एक केस की सुनवाई कर रहा है। नुजुम बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रही है। ये मामला दरअसल उसी औरत का है। उसका पति उसे बहुत मारता है, यहाँ तक कि बच्चों की कोई खोज खबर तक नहीं लेता। उस औरत ने अपने शरीर के घाव दिखाए जो उसकी पति की करामात है। अदालत उस दिन के लिए स्थगित कर दी गई। धीरे धीरे करके पूरी अदालत खाली हो गई। एक अकेली नुजुम वहाँ बैठी है। खाली कुर्सियों को पार करते हुए एकाएक वकील की नजर नुजुम पर पड़ती है और वो उसे पूछ बैठा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नुजुम बोली, मुझे तलाक चाहिए। वकील को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। उसने दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? नुजुम ने फिर से दोहराया, मुझे तलाक चाहिए। अब की बार वकील ने कहा, लेकिन तुम तो अभी बहुत छोटी हो, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नुजुम ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद वकील ने उसकी पूरी कहानी सुनना चाहा और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बात उस रात की है जब नुजुम का जन्म हुआ था। जन्म के बाद ही उसकी बड़ी बहन ने उसे गोद में लिया और भाई सामी ने पूछा, दीदी इसका नाम क्या होगा? वो बोली, इसका नाम नुजुम होगा, यानी कि आसमान का तारा। और इसी तरह नुजुम हंसते खेलते बड़ी होने लगी। वो बाबा के कंधों पर बैठकर पूरा दिन गांव भर में घुमा करती। उनका पूरा परिवार एक साथ काम करता था, इसीलिए नुजुम के बाबा उसे काम करने की जगह पर लेकर जाते, जहां वो अपने बड़े भाई सामी के साथ खेला करती। इस तरह उनकी जिंदगी इस छोटे से गांव में बहुत अच्छी तरह से गुजर रही थी। उनका परिवार भेड़ों का पालन करता था। दोनों भाई बहन मिलके भेड़ों का खूब ख्याल रखते। फिर एक दिन उनके बाबा एक गाय लेकर आए और उसे खूंटे से बांधते हुए कहा, आज मैं सामी को लेकर दूसरे गांव जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम दोनों बहनें एक दूसरे का ख्याल रखना। नुजुम के बाबा उन बच्चों की माँ के गांव आए हैं। माँ ने सामी को देखते ही खूब लाड़ प्यार किया। वो दरअसल अपने पति से नाराज होकर अपने मायके आ गई है और नुजुम के बाबा उन्हें वापस लेने आए हैं और वो इसी सिलसिले में अपने ससुर से बात कर रहे हैं। उनके ससुर ने नाराजगी जताते हुए कहा, सुना है तुमने दूसरी शादी कर ली है और दहेज पर जो गाय हमने दी थी वो भी बेच डाली। तब नुजुम के बाबा ने कहा, इस शादी में मेरा कोई हाथ नहीं। नुजुम की माँ के घर छोड़ देने के बाद मेरे बाबा ने जबरदस्ती मेरी शादी मेरी भतीजी से कर दी। मुझे तो मालूम भी नहीं था
और रही बात गाय की, तो मैं नुजुम की माँ के लिए नई गाय लेकर आया हूँ। उसके ससुर ने कहा, देखो ये तुम दोनों मियाँ बीबी का आपसी मामला है। अगर नुजुम की माँ जाना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वही दूसरी तरफ गांव में एक लड़का आकर नुजुम के घर पर पूछ रहा है कि उनके बाबा कहाँ है। नुजुम की बड़ी बहन ने जवाब दिया कि वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। इसके बाद उस लड़के ने पीने के लिए पानी मांगा और नुजुम की बड़ी बहन जैसे ही पानी लाने के लिए अंदर गई, वो लड़का उसके पीछे पीछे घर के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ अंदर, वो तो आप समझ ही सकते हैं। बाहर बड़ी बहन की चिल्लाने की आवाज सुनकर छोटी नुजुम बैठकर रोने लगी, लेकिन उसके रोने की आवाज सुनने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नुजुम का पूरा परिवार इस गांव को छोड़कर जा रहा है। गांव के सभी लोग खड़े होकर ये तमाशा देख रहे हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि वो लोग क्यों जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक पुराना सा ट्रक उनका इंतजार कर रहा है। पूरा परिवार उसमें बैठ जाता है। गाड़ी पथरीले रास्तों से होकर गुजरने लगी। पीछे बैठे सभी को परेशानी हो रही है, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं कह रहा। धीरे धीरे गाड़ी हाईवे पे उतर गई। नुजुम और उसका भाई सामी चारों तरफ देख रहे हैं। वो पहली बार किसी गाड़ी की सवारी कर रहे हैं। ये गाड़ी शहर की ओर रवाना हुआ है। उन्हें दूर से पहाड़ों पर अपना छोटा सा गांव दिख रहा है। ना जाने कितनी यादों को वो यही छोड़कर जा रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे यमन की राजधानी तक आ पहुंची। शहर के चकाचौंध देखकर पूरे परिवार की आंखें मानो चौंधिया गई हो। शहर की सड़कों पर गाड़ियां खचाखच भरी हुई है। यहाँ हर कोई जल्दी में है। नुजुम का पूरा परिवार पहली बार किसी शहर में आया है। तभी उनकी ट्रक एक गली पर आकर रुकती है और ड्राइवर ने कहा, आपका पता यहीं का लिखा हुआ है, आपको यहीं उतरना होगा। एक एक करके सभी उस ट्रक से उतर गए। इसके बाद नुजुम के बाबा उन्हें एक छोटे से घर में ले गई। माँ बोली, इतना बड़ा परिवार इतने छोटे से घर में कैसे रहेगा? बाबा ने कहा, मैं गांव से जितने पैसे लाया था उतने में इससे बड़ा घर मैं नहीं ले सकता, और अब से यही उनका नया ठिकाना है। दूसरी तरफ नुजुम अकेले ही घर से निकल पड़ी और घूम घूम कर इस नए शहर को निहार रही है। ये सब कुछ उसके लिए बहुत नया है। उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। चलते चलते वो एक पार्क तक पहुंची, जहां उसकी उम्र की 2 लड़कियां खेल रही है। उन्होंने इशारे से नुजुम को पास बुलाया और उनके साथ खेलने के लिए कहा। उन सभी में बहुत ही जल्दी दोस्ती हो गई। उसी शाम नुजुम के मोहल्ले में शादी है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ वहाँ पर गई है। शादी में हर तरह का खाना पीना, नाच गाना हो रहा है। इसके बाद वो लोग दुल्हन के कमरे में गए। सफेद कपड़ों में सजी धजी दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही है। नुजुम ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मैं भी अपनी शादी के दिन ऐसे ही कपड़े बनवाऊंगी। फिर उसकी बहन ने उसे डांटते हुए कहा, चलो अब, नहीं तो घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। इसके बाद दृश्य बदलता है और आज है नुजुम की शादी का दिन। एक तरफ उसके पिता और दूसरी तरफ आदिल बैठा हुआ है। वो 2 गवाहों के साथ पास ही के काजी के घर पहुंचे और पूरे रीति रिवाजों के साथ आदिल और नुजुम की शादी कर दी गई। रस्म के अंत में छुआरे भी बांटे गए। दूसरी तरफ नुजुम के छोटे से घर को सजाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आने वाले हैं। वही एक कमरे में नुजुम को सजाया जा रहा है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसे क्यों सजाया जा रहा है। जब माँ ने उसे शादी की पोशाक पहनाई, नुजुम को वो कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसने माँ से कहा, मुझे वैसे ही सफेद कपड़े चाहिए जैसे उस दिन उस दुल्हन ने पहना था। माँ बोली, चुपचाप रहो, तुम्हारे पति ने जो दिया है तुम्हें वही पहनना होगा। बेचारी बच्ची की शादी की अंगूठी भी उससे बहुत बड़ी है। सजा धजा कर उसे लड़के वालों के बीच लाया गया। उन सभी ने नुजुम का स्वागत किया। छोटी सी नुजुम आज बहुत शर्मा रही है क्योंकि सभी की नजर उसी पर है। वहाँ कुछ लड़कियाँ नाच गाना भी कर रही है और बाकी औरतें एक दूसरे से बातें करने में मशरूफ है। तभी नुजुम की सहेली वहाँ पर आई और उसे इशारे से बाहर बुलाया। उसे देखते ही नुजुम झट से उठ खड़ी हुई और बाहर आ गई। उसकी सहेली ने पूछा, तूने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं और आज तो खेलने क्यों नहीं आई? नुजुम बोली, अरे पता नहीं, माँ ने मुझे सुबह से सजा धजा कर बिठा दिया है। और फिर उसने जल्दी से वो शादी वाली पोशाक उतारे और सहेली के साथ खेलने के लिए पार्क में पहुँच गई, जहाँ वो दोनों रोजाना की तरह आज भी खेल रहे हैं। उसकी सहेली बोली, अरे तेरी अंगूठी तो बहुत बड़ी है, मुझे एक दुकान पता है, चल वहाँ जाकर इसे छोटा कर लेते हैं। और वो दोनों उस सुनार की दुकान पर चल पड़े। लेकिन बीच रास्ते में एक खिलौने की दुकान पड़ती है, जहाँ पर रखी एक गुड़िया नुजुम को बहुत भाग गई। फिर जब वो सोने की दुकान पर पहुंचे तो अंगूठी छोटी करने के बजाय नुजुम ने वो अंगूठी बेच दी और उस पैसे से
उसने वही गुड़िया खरीदी और फिर वो अपने सभी सहेलियों को वो गुड़िया दिखाती है। वो गुड़िया नाचती है, बोलती है, यहाँ तक कि गाती भी है। सभी बच्चे नुजुम को घेरे उस गुड़िया को देख रहे हैं। तभी उसे ढूंढता हुआ वहाँ सामी आ पहुंचा और जोर जोर से नुजुम का नाम पुकारने लगा। उसने कहा कि जल्दी घर चलो, माँ बाबा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सामी भी उस गुड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों भाई बहन हंसते खेलते घर की तरफ चल पड़े। बीच रास्ते में उनके बाबा मिल गए। वो नुजुम को डांट लगाते हुए कहते हैं, इतनी देर तक कहाँ थी और तेरे कपड़े कहाँ गए? जल्दी चल, तेरे ससुराल वाले तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे अभी निकलना होगा। नुजुम के हाथ में पकड़ी गुड़िया भी उन्होंने वहीं फेंक दी। बेचारी नुजुम अपनी गुड़िया के लिए रोने लगी, लेकिन उसके बाबा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे घर ले आए और माँ से कहा, इसे जल्दी तैयार कर दो, आदिल का परिवार इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन कमरे में नुजुम अब भी उस गुड़िया के लिए रो रही है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, लड़कियों का जीवन ही ऐसा होता है, एक वक्त के बाद बाबा का घर छोड़ के उसे पति के घर जाना ही पड़ता है। तभी वहाँ उसकी सहेली आकर उसे वो गुड़िया लौटा जाती है, जिसे पाते ही नुजुम के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और यहाँ उसके बाबा उसे खींचते हुए आदिल की गाड़ी में बैठा देते हैं और आदिल से कहते हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखना। और उनकी गाड़ी उसके नए घर की तरफ रवाना हो जाती है। नुजुम उस गुड़िया को सीने से लगाए हुए खिड़की से बाहर देख रही है कि तभी उसकी नजर अपने छोटे भाई सामी पर पड़ी। वो बाकी बच्चों के साथ एक ट्रक में सवार है और वो सभी काम पर जा रहे हैं। नुजुम ने उसे गाड़ी के अंदर से बहुत आवाजें लगाई, लेकिन उसकी आवाज उस कांच को भेद ना सकी। धीरे धीरे उनकी गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे रास्तों पर उतर आई और वो जल्द ही आदिल के गांव तक पहुंच गए, जहां उनका पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए खड़ा है। गांव के सरदार ने गोलियां चलाकर उनका स्वागत किया, जिसे सुनकर नुजुम डर जाती है और कुछ औरतों ने आकर नुजुम को गाड़ी से उतारा। नुजुम ने अभी भी वो गुड़िया अपनी बाहों में जकड़ रखी है। वहाँ पूरा गांव एकत्रित है और सभी लोग धीरे धीरे आदिल के घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पर कुछ औरतों ने नुजुम के साथ कुछ रीति रिवाज निभाए और फिर उसे एक कमरे में जाकर छोड़ दिया। एक औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी सास हूँ और अब से यही तुम्हारा कमरा होगा। डरी सहमी से नुजुम कमरे के एक कोने में बैठ जाती है और पास ही में अपनी गुड़िया को सुला देती है। उस रात आदिल के घर पे दावत है। उसकी माँ छोटी सी नुजुम को घर के कानून कायदे बता रही है और घर के बाहर मर्दों का जमावड़ा है, वहाँ नाच गाना चल रहा है। थोड़ी देर बाद आदिल घर आ जाता है। घर आते ही उसकी माँ नुजुम की शिकायत उसे करने लगी। ये लड़की सारा दिन चुपचाप एक कोने में बैठी रही, मेरी एक भी बातों का जवाब नहीं दिया। आदिल बोला, माँ ये बिल्कुल नई नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रही है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। और वैसे भी इसे मैं तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ, तुम्हारा जैसा मन चाहे इसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। नुजुम वही पास बैठी चुपचाप सब कुछ सुन रही है। थोड़ी देर बाद आदिल ने उसे कमरे के अंदर बुलाया, लेकिन नुजुम को डर लग रहा है और उसके ना आने पर आदिल खुद ही उसे जबरदस्ती कमरे के अंदर ले गया। इसके बाद कमरे से पूरी रात चीख पुकार की आवाजें आती रही, जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह आदिल की माँ ने नुजुम को डांटते हुए उठाया और कहा, इस घर में इतनी देर तक सोने से नहीं चलेगा, जाओ जाकर पहाड़ी के नीचे से पानी लेकर आओ। नुजुम को बाल्टी लेकर पहाड़ी के नीचे तक जाना था, लेकिन नीचे जाने से भी ज्यादा मुश्किल था भरी बाल्टी को लेकर ऊपर तक आना। इसके बाद उसे भुट्टे की खेती में काम करना पड़ता, घास काट कर घर तक लाना होता और फिर बारी आती गेहूं की फसल काटने की। लेकिन उसका काम इतने पर ही खत्म नहीं होता। घर आकर उस 10 साल की बच्ची को सभी के लिए खाना बनाना पड़ता। समय के साथ साथ नुजुम अब इन चीजों से ऊबने लगी थी और एक दिन वो घर से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ गई। तभी पीछे से ढूंढता हुआ आदिल वहाँ पहुँचा और उसे कहने लगा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? नुजुम उसे देखते ही उठ खड़ी हुई और कहा, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आदिल ने फिर पूछा, आखिर बात क्या है? नुजुम बोली, तुम्हें नहीं पता कि बात क्या है? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझसे ये सब काम नहीं होगा। आदिल बोला, घर चलो, नहीं तो रात को यहाँ पर चीता और लकड़े बग्गे घूमते हैं। लेकिन नुजुम वहाँ से टस से मस नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी, जो सुनकर नुजुम सहम गई और इसी मौके का फायदा उठाकर आदिल उसे जबरदस्ती घर ले गया। घर लाकर वो उसे बहुत मारता है और कहता है, मैंने तुझे तेरे बाबा से खरीदा है, मालूम है कितने पैसे दिए हैं तेरे लिए? वो रात पार करना नुजुम के लिए किसी कहर से कम नहीं था। अगली सुबह आदिल काम पर निकल गया और नुजुम को घर के अंदर कमरे में बंद कर दिया गया। अब उसका कहीं भी आना जाना मना है। नुजुम ने भी
खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया और दीवार से अपना सर फोड़ने लगी। जब शाम को आदिल घर आया तो उसकी माँ ने बताया कि नुजुम ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है। कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी जब कोई आवाज नहीं आई तो आदिल ने दरवाजा तोड़ दिया। देखा कि नुजुम नीचे बेहोश पड़ी है। इतने पर भी जब उसकी माँ का दिल नहीं भरा, वो आदिल से कहने लगी, मैंने इतनी बदतमीज लड़की कभी नहीं देखी, इसे कुछ दिनों के लिए इसके माँ बाप के यहाँ ले जा। और अगले ही दिन वो लोग नुजुम के घर आते हैं। वो अपनी माँ को देखकर रो पड़ी और नुजुम के बाबा ने आदिल का स्वागत किया। नुजुम की माँ उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई। नुजुम ने माँ से शिकायत करते हुए कहा, अब मैं कभी भी उस घर नहीं जाऊंगी। आदिल बहुत बुरा है। और उसने माँ के कानों में ये भी कहा कि हर रात वो उसके साथ क्या क्या करता है। माँ ने छोटी सी बच्ची को समझाते हुए कहा, अब वो तेरा पति है, वो जो भी करे तुझे सहना होगा। नुजुम बोली, माँ तुम भी बाबा की तरह बदल गए, तुम्हें भी मेरा दुख दर्द कुछ भी दिखाई नहीं देता। इधर आदिल नुजुम के बाबा से उसकी शिकायतें कर रहा है। जब नुजुम के बाबा उसके सामने आए, नुजुम उनके पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, बाबा मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, मुझे उस घर कभी मत भेजना, मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहती। बाबा ने कड़े आवाज में निर्देश देते हुए कहा, तुम अपने शौहर के साथ घूमने आई हो, ठीक है, लेकिन ये कभी मत सोचना कि तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकोगी। तुम जैसे आई हो तुम्हें अपने शौहर के साथ ही उसके घर लौटना होगा। कहानी वर्तमान में आती है। वकील अब तक नुजुम की सारी कहानी सुन रहा था। तभी वॉचमैन ने आकर बताया, कोर्ट बंद होने वाला है। वकील ने नुजुम से कहा, अब मुझे जाना होगा और कल कोर्ट बंद है, तो तुम मुझसे परसों मुलाकात करना। मैं तुम्हारे मामले पर विचार करने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर लगता नहीं कि इसका कोई भी फल निकलेगा, क्योंकि हमारे देश में बाल विवाह को लेकर कोई कानून नहीं बने। जब वकील गाड़ी लेकर घर जाने लगा, उसने नुजुम को वहीं पर बैठे देखा और पूछा, क्या तुम घर नहीं जाओगी? नुजुम ने नाम में सिर हिलाया। थोड़ा सोचने के बाद वकील ने उसे अपनी गाड़ी में अपने साथ बिठा लिया। वहाँ से वो वकील की बेटी को लेने के लिए स्कूल गए, जो स्कूल के गेट पर पापा का वेट कर रही है। गाड़ी में बैठते ही वकील ने उन दोनों का परिचय करा दिया, ये है नुजुम और ये है मेरी बेटी साना। घर पहुँचने के बाद वो साना से नुजुम को अपने साथ अपने कमरे में ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास गया, जो रसोई में खाना पका रही है, और वो उसे नुजुम के बारे में पूरी बात बताता है। ये सुनकर पहले तो वो नाराज हो गई कि वो कैसे एक शादीशुदा लड़की को उसकी बेटी के कमरे में रख सकता है, लेकिन जब उसने कमरे में जाकर उस छोटी सी बच्ची को देखा, उसका मन बदल गया। उसने उसका नाम पूछा तो उसने धीरे से नुजुम बताया। फिर उसने अपनी बेटी साना से कहा कि इसे कुछ अपने कपड़े दे दो। उस रात वो दोनों लड़कियां एक ही बिस्तर पर सोई, लेकिन आधी रात को नुजुम को बुरे ख्वाब आने लगे और पसीने से तरबतर हो गई। अगले दिन हम एक पुलिस की गाड़ी को नुजुम के मोहल्ले की ओर जाते हुए देखते हैं। गाड़ी के अंदर से नुजुम और 2 पुलिस वाले उतरे। नुजुम उन्हें रास्ता दिखाते हुए घर तक ले आए। अंदर घुसते ही सबसे पहले माँ उस पर बरस पड़ी। कहाँ थी तो 2 दिनों से, पता है तुझे हमने कितना ढूंढा। इसके बाद बाबा ने नुजुम को बहुत मार लगाई और आदिल के हाथों सौंपते हुए कहा, तुम्हारा जो मन करे तुम इसके साथ कर सकते हो, अब इस लड़की को मेरे आंखों के सामने से ले जाओ। नुजुम भागकर बाहर आई, जहाँ 2 पुलिस वाले खड़े थे, और पुलिस ने आदिल और नुजुम के बाबा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गली में खड़ा पूरा मोहल्ला इस तमाशे को देख रहा है। गाड़ी को थाने ले जाया गया, जहाँ के अधिकारी ने निर्देश दिया कि इन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाए। आदिल और नुजुम के बाबा को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें हिरासत में क्यों डाला गया। जल्द ही ये खबर आग की तरह पूरे यमन देश में फैल गई। हर न्यूज चैनल नुजुम की कहानी को कवर करना चाहता है, और आज है नुजुम के केस की सुनवाई का पहला दिन। कटघरे में नुजुम का पति आदिल और उसके बाबा खड़े हैं। अब नुजुम के वकील उसके पक्ष में खड़े होकर कहती है, इस 10 साल की बच्ची के पिता ने इसकी शादी कर दी और इसका पति हर रात इसे मानसिक और शारीरिक यंत्रणाएं देता है। इस बच्ची को उस घर में मारा पीटा जाता है। इसके उम्र और तजुर्बे से ज्यादा भारी काम करवाए जाते हैं। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगी कि अभी इसका इसके पति के साथ तलाक कर दिया जाए, जिससे कि कोई भी बाप इतनी छोटी सी उम्र में अपनी बेटी की शादी ना करा सके। अब वकील ने आदिल से पूछा, क्या तुम्हारे पक्ष से कोई वकील है? आदिल ने कहा, मुझे वकील की क्या जरूरत, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। फिर वकील ने कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं? अब की बार आदिल ने कहा, ये सब हमारे पति पत्नी का मामला है। मैंने पूरे इस्लामिक रीति रिवाज को मद्देनजर रखते हुए नुजुम से शादी की है। अब की बार वकील ने
डांट फटकार लगाते हुए कहा, क्या वाकई में आपने इस्लामिक रीति रिवाजों को माना है? खैर, उस बारे में हम बाद में आते हैं। इसके बाद वकील ने नुजुम के बाबा से पूछा, आपने अपनी इतनी छोटी सी बेटी की शादी कैसे करा दी? उसके बाबा ने भी अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा, मैंने तो किसी भी आम बाप की तरह अपनी बेटी की शादी की है, इसमें गुनाह क्या है? अब सीधा मुद्दे पर आते हुए वकील ने पूछा, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? नुजुम के बाबा थोड़ा हिचकिचाए और फिर थोड़ा बढ़ाकर कहा, 13 साल। इधर नुजुम ने भी सर हिलाकर असहमति जताई। अब इससे पहले कि वकील उसके बाबा से कुछ और सवाल करते कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो कटघरे में ही गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की हिदायत दी गई और उस दिन के लिए केस को स्थगित कर दिया गया। इधर नुजुम को अब डर लगने लगा है, लेकिन उसके वकील ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस रात नुजुम सना के साथ बैठकर टीवी देख रही है कि तभी न्यूज चैनल में उस बच्ची की खबरें आने लगी और नुजुम शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। ये देखकर सना की माँ ने उसे आकर डांटा और कहा कि उसे नुजुम के सामने ये न्यूज चैनल लगाने की क्या जरूरत थी। इधर नुजुम का भाई सामी, जिस आदमी के यहाँ काम करता है, वो अखबार पढ़ते वक्त सामी की नजर अपनी बहन की तस्वीर पर पड़ी। तभी उस आदमी को एक फोन आया और सामी ने फट से अखबार के उस हिस्से को फाड़कर अपनी जेब में भर लिया। गांव आकर जब सामी ने उस अखबार को खोला, वहाँ पर उसके पिता पुलिस के साथ खड़े हैं और साथ में नुजुम भी है। केस की अगली तारीख पर अदालत फिर लगी। आज वकील ने फिर से नुजुम के बाबा से वही सवाल किया, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? इस बार नुजुम के बाबा ने कहा, मुझे नहीं मालूम। वकील बोला, इतनी छोटी सी उम्र में आपने उसकी शादी क्यों करा दी? नुजुम के बाबा ने कहा, हमारे गांव की तरफ इस उम्र में ही लड़कियां ब्याह दी जाती हैं। उनके माँ बाबा को तो कभी भी कटघरे में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर मुझे क्यों? इस बार वकील ने फिर से पूछा, क्या आपके पास वाकई में कोई वजह थी इस छोटी सी बच्ची की शादी करा देने के लिए? और फिर नुजुम के बाबा ने कहा, डर, मुझे डर लगने लगा था। वकील ने पूछा, किस बात का डर? फिर नुजुम के बाबा ने इधर उधर देखा और कहा, मैं इतने लोगों के बीच में आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगा। तब उस वकील के निर्देश पर नुजुम के परिवार को छोड़कर सभी लोगों को कोर्ट के बाहर जाने के लिए कहा गया। अब अदालत का दरवाजा बंद करने के बाद वकील ने नुजुम के बाबा से पूरी बात जानना चाहा। नुजुम के बाबा ने बताया, मुझे डर था कि कहीं मेरी छोटी बेटी के भाग्य में भी वैसा ना लिखा हो जैसा मेरी बड़ी बेटी के साथ हुआ। अभी वो ये बातें बता ही रहा था कि इतने में अदालत का दरवाजा खोलते हुए आदिल के गांव के सरदार घुस आए। उसने सवाल किया कि किस हक से आदिल को यहाँ रोका गया है। वकील ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन सरदार बोले, मैं आदिल और नुजुम को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और गांव में अपनी तरह से पंचायत में बैठकर इनकी राय दूंगा। वकील ने फिर उसे समझाते हुए कहा, आप भी तो गांव जाकर राय ही करेंगे, तो एक बार सुन लीजिए कि नुजुम के बाबा क्या कहना चाहते हैं। अब की बार सरदार ने भी उनकी बात मान ली। अब नुजुम के बाबा ने बताना शुरू किया, मैं अपने पुराने गांव में अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन एक दिन गांव के किसी लड़के ने मेरी बड़ी बेटी का सर्वनाश कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उस लड़के को जान से मार देना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे रोका और कहा कि मुझे ग्राम पंचायत के पास जाना चाहिए, उनके पास जरूर इस बात का कोई न कोई हल होगा। और मैं तुरंत पंचायत प्रधान के घर चला गया। वहाँ पर उस लड़के के बाबा को भी बुलाया गया। तय हुआ कि इसकी भरपाई के लिए लड़के वाले नुजुम के बाबा को 2 गाय देंगे और इसके साथ साथ उनके बेटे को नुजुम की बड़ी बहन से शादी भी करनी पड़ेगी। नुजुम के बाबा इस फैसले से खुश थे, लेकिन शादी से एक रात पहले ही वो लड़का गांव छोड़कर भाग गया। लेकिन तब तक पूरा मामला गांव के सामने आ चुका था। उनके लिए सर उठाकर चलना भी मुश्किल था। बिना कोई गुनाह किए उनकी बेटी घर में बंदी बन गई। उनका सर शर्म से झुक गया और उन्होंने तय किया कि वो अपने सारे मवेशियों को बेचकर शहर चले आएंगे। लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि शहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं। एक काम पाने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है। जैसे इस शहर में गांव के लोगों की कोई जरूरत ही नहीं। भेड़ बकरियां बेचकर जमाए हुए पैसे खत्म हो रहे थे। पूरा परिवार थोड़े से खाने में पेट भरता था। इस बीच घर का मकान मालिक आकर उन्हें धमका कर गया कि पिछले 2 महीने का किराया बाकी है। इन बच्चों का चेहरा देखकर तुम्हें 2 दिन की और मोहलत देता हूँ। अगर इन 2 दिनों में किराया नहीं चुकाया तो पूरे परिवार को सामान समेत घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। नुजुम के बाबा का अपने ही परिवार के सामने शर्म से सर झुक गया। उन्होंने अपने परिवार से कहा कि मेरे पास जमाए हुए सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं मालूम
कि कल से यह घर कैसे चलेगा। इसके बाद अगले दिन से पूरा परिवार सड़क पर भीख मांगने के लिए उतर गया। बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों पर जाकर भीख मांगते, लेकिन नजुम को इस काम में काफी शर्म आ रही थी। उसने कुछ पैसे जमाए और उनसे चॉकलेट खरीदकर उन्हें गाड़ियों में बेचने लगी। सामी जब नजुम को चॉकलेट बेचकर जमाए हुए पैसे देने गया तो उसने देखा कि नजुम सड़क पर एक सुंदर से घर का चित्र बना रही है। छोटे भाई ने देखकर कहा कि एक दिन इस शहर में हमारा भी ऐसा घर होगा। उस रात दोनों भाई बहन मिलकर चॉकलेट बेचकर कमाए हुए पैसे गिन रहे थे और वहीं दूसरे कमरे में नजुम के बाबा उसकी माँ से कह रहे हैं, नजुम के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। उन लोगों ने कहा है कि वो उन्हें इस शहर में रहने के लिए घर भी देंगे और साथ ही व्यापार करने के लिए कुछ नकद भी। नजुम के बाबा ने रोते हुए वकील से कहा, आप ही मुझे बताइए मेरे पास करने के लिए और बचा ही क्या था। पूरी बात सुनकर वकील ने कहा, आपने निश्चित ही बहुत बुरा वक्त काटा है, लेकिन समय कितना भी बुरा क्यों ना हो उसका कोई ना कोई समाधान हम जरूर निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने 10 साल की बेटी का ब्याह दे दे। अब नजुम के पक्ष की वकील ने उठकर आदिल के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। आदिल ने जवाब में कहा, यह सब मेरी और मेरी बीवी के बीच का मामला है, आप लोग इसमें बोलने वाले कौन होते हैं। तभी कोर्ट का दरवाजा खुलता है और सभी उस तरफ देखने लगे। सामी आया हुआ है। नजुम ने उसे इशारे से बुलाते हुए अपने पास बिठा लिया। इधर नजुम के वकील ने अपनी आखिरी बात रखते हुए कहा, इस देश में ना जाने कितनी ही छोटी लड़कियों का ब्याह कर दिया जाता है जो कम उम्र में माँ बनने की वजह से उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। हम एक तरह से इस तरह की घटनाओं पे आंख बंद करके इन्हें एक तरह से बढ़ावा ही दे रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज इन घटनाओं के खिलाफ बुलंद करें और इस देश की उन लाखों बच्चियों को इस दुर्भाग्य से बचा ले। अगर आज नजुम को इस अदालत में न्याय नहीं मिला तो शायद हम इन जैसी उन अनेकों बच्चियों का भाग्य कभी नहीं बदल पाएंगे। अब इतनी देर से सब कुछ सुन रहा गांव के सरदार ने उठकर कहा, हमारे घर परिवार में गांव में यही रीति है। हमारी माँ और दादियों की भी शादी इसी उम्र में करा दी गई थी। ये सुनकर आदिल को अपना पक्ष रखने का मौका मिल गया। उसने कहा, मैंने तो धार्मिक रीति रिवाजों को मानकर ही ये शादी की है। इस बार वकील ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, बताओ कौन सी धार्मिक किताब में ऐसा लिखा है कि छोटी बच्चियों का ब्याह करा दिया जाए। अगर है ऐसी कोई दलील तो लाओ मेरे सामने। ये सुनकर आदिल थोड़ा पीछे हट गया और फिर वकील ने गांव के सरदार की तरफ मुड़कर कहा, आप एक बार गौर से इस मासूम बच्ची को देखिए। अगर आपकी 10 साल की बेटी होती तो क्या आप ऐसा उसके साथ कर पाते? गुड़ियों से खेलने वाली उम्र में ये बच्ची कहाँ घर की इतनी बड़े बड़े जिम्मेदारियों को उठा पाएगी? अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आप इसके साथ ये सही कर रहे हैं? थोड़ा सोचने के बाद सरदार नजुम के पास गया। नजुम सहम गई। उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तुम आदिल के साथ वापस जाना चाहती हो? नजुम ने एक सांस में ना में उत्तर दिया। सरदार बोले, तो फैसला हो चुका है, आदिल नजुम को तलाक देगा। आदिल के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, वो भी राजी हो गया और इसके साथ ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अब से आदिल और नजुम पति पत्नी नहीं रहेंगे, उनका तलाक होता है। इस फैसले से नजुम बहुत खुश है। नजुम के बाबा को भी हिरासत से रिहा कर दिया गया। अब नजुम खुशी खुशी वकील के साथ कोर्ट से बाहर निकली और उसके बाबा सर झुकाए बाहर खड़े हैं। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया, लेकिन नजुम ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। वो उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। और फिर सामी अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे बाबा के पास ले आया और नजुम ने मुड़कर अपने भाई को गले से लगा लिया। और अगले ही दिन से नजुम के केस की खबर पूरे यमन में फैल गई। कुछ दिनों बाद हम नजुम को एक बस की खिड़की पर बैठा देखते हैं और सामने रखी अखबार पर नजुम की बड़ी सी तस्वीर है। बस एक जगह पर रुकी और नजुम स्कूल ड्रेस पहने वहाँ से उतरती है और हमें समझ में आता है कि उस वकील ने नजुम का दाखिला भी उसी स्कूल में करवा दिया है जिस स्कूल में उसकी बेटी पढ़ती है। यहाँ पर एक नजुम की जान तो बच गई, एक नजुम की जिंदगी संवर गई। और इसी के साथ नजुम की सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी हमें सुकून और सवाल दोनों ही दे गए। सुकून कि हमारी इस कहानी की नजुम की जिंदगी बच गई, और सवाल उन लाखों नजुम के लिए जो इस बाल विवाह प्रथा के हत्थे चढ़ चुके हैं। जाते जाते सिर्फ एक ही दुआ रहेगी कि कोई भी नजुम ऐसी परिस्थिति में कभी ना पड़े। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो
तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में भी जरूर लिखें। मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि अगली कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।